नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ आप लोगों से आधुनिक भारत का एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जो भारत विभाजन के कारणों से जुड़ा हुआ है। अब तक हम थोड़ा सा इस ऐतिहासिकता पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से बिंदुवार थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं कि किस प्रकार से भारत विभाजन में अंग्रेज़ों की भूमिका थी और किस प्रकार से लीग की भूमिका थी और किस प्रकार से कांग्रेस इसके लिए उत्तरदायी थी। उत्तरदायी शब्द एक अलग बात है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे यह है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था कि भारत विभाजन के कारणों में इन तीन लोगों का एक जो ट्रायंगल बना हुआ था उसको ही हमको समझना है, क्योंकि ये तीन ही लोग थे जो भारत विभाजन के कारणों को देख रहे थे या वो कारण थे और कार्य थे, दोनों चीज़ें यही थे। तो हमको सबसे पहले जो अंग्रेज़ी जो नीतियाँ हैं उन पर डिस्कस करना है, वो किस तरीके से कि 1885 जब कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1905 तक चलती है अपने उदारवादी चरित्र को लेकर, और उसकी स्थापना के पीछे भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का सेफ्टी वाल्व थ्योरी, बहुत सारी जो सिद्धांत है कि भाई तड़ित झंझावात या फिर तड़ित चालक का सिद्धांत था, कांग्रेसी लोगों की तरफ से था और वो उधर से सेफ्टी वाल्व थ्योरी था। लेकिन कहीं ना कहीं से कांग्रेस जो अंग्रेजी तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस का निर्माण अंग्रेज़ों की तरफ से था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा था कि भाई ऐसी संस्था का निर्माण उस समय किसी अंग्रेज़ के द्वारा ही संभव था। जो भी हो, लेकिन कांग्रेस का जो चरित्र था वो शुरू से ही राष्ट्रवादी था। विभिन्न वर्ग थे, सब शामिल रहे उसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे, पारसी वारसी, जो भी सारे वर्ग हमको उसमें प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। तो हम उसको कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक सांप्रदायिक संगठन था। कांग्रेस को एक सांप्रदायिक और सिर्फ हिंदुओं का संगठन मानना कतई और कतई भूल होगी, क्योंकि शुरू से ही इसमें ऐसी चीज़ें नहीं थी। प्रारंभ से ही ऐसी नींव और ऐसी बुनियाद कांग्रेस की नहीं थी। ये बात चर्चा का विषय इसलिए है कि कहीं ना कहीं से हम जब सांप्रदायिकता की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ये बातें काउंट की जाती हैं कि क्या मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया था या नहीं दिया था। राष्ट्रवादी मुसलमान अंततः कांग्रेस के हिस्सा जो हिस्सेदारी में बने रहे और उन्होंने भारत विभाजन का भी विरोध किया। तो इस तरीके से कांग्रेस का जो निर्माण है, इसी को काउंटर या बैलेंस करने के लिए शिमला शिष्टमंडल जो आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो साहब से मिलता है, और मिंटो साहब उनकी जो मांगे हैं, जो कि आर्चबोल्ड थे, जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने जो प्रस्ताव बना के भेजा था, कहीं ना कहीं से वो हिंदुओं को बैलेंस करने के लिए या फिर हिंदुओं को नहीं, कांग्रेस को बैलेंस करने के लिए बनाए हुए प्रस्ताव, जो वो भी अंग्रेज़ों के ही थे, जो आर्चबोल्ड महोदय ने आगा खां के नेतृत्व में शिमला में शिष्टमंडल भेजा था। तो उनकी जो मांगे थी वो सीधी की सीधी बड़े आसान तरीके से 1909 के अधिनियम में मान ली जाती हैं। तो जिन चीज़ों के लिए कांग्रेस ने इतना प्रयास किया, तब जाके 1892 का अधिनियम निकला, वो भी उसे भी वो संतुष्ट नहीं हो पाए, या फिर कुछ ही प्रावधान किए थे। इतनी मांग करने पे, इतनी प्रार्थना करने पे तो कांग्रेस की इतनी प्रार्थना, इतना सहयोग करना अंग्रेज़ों का, और उस तरीके से कांग्रेसों का ये प्रतिफल देना, लेकिन मुस्लिम लीग को इस प्रकार से चाहना, वास्तव में कहीं ना कहीं से कुछ अलग तथ्यों की तरफ इशारा करता है जो हम जिसे फूट डालो और राज करो की नीति में शामिल कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग का निर्माण था, वो भी अंग्रेज़ तुष्टीकरण या जो कांग्रेस को बैलेंस करने के लिए अंग्रेज़ कर रहे थे। आगे चलते हैं तो 1909 में पृथक चुनाव क्षेत्र हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बुनियाद रख दी थी भारत विभाजन की। आगे जाके यही कारण हम देखते हैं, तो फिर आगे जाके 1919 का अधिनियम में इनका विस्तार कर दिया जाता है। मुस्लिमों को जनसंख्या के अनुपात की तुलना में अधिक स्थान आरक्षित किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर जब कांग्रेस और लीग में जब समझौता होता है, तो कांग्रेस ने इन कारणों, ये जो 1909 के अधिनियम के जो तत्व थे, जो पृथक निर्वाचन पद्धति थी, उसको स्वीकार कर लिया। तो
यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी, वास्तव में शुरुआत हो चुकी थी यहाँ से, कि ये पृथकता की शुरुआत हो चुकी थी, जो आगे जाके विभिन्न रूपों में हमारे सामने आएगा। इसी प्रकार से जो 1900 जो साइमन कमीशन आएगा 1927 में, उसमें भी सांप्रदायिकता के जो निर्णय हैं वो यथावत रखे गए। फिर आगे जाके हम जिन्ना के 14 सूत्रों, जो 14 सूत्री सिद्धांत है जो नेहरू रिपोर्ट के विपक्ष में दिए गए थे, उनमें भी पृथकतावादी तत्व थे। फिर आगे जाके अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेवेल योजना, थर्ड गोलमेज, इन सारे जो अंग्रेजी सरकार की तरफ से जो किए जाने वाले वैधानिक या संवैधानिक जो क्रियाकलाप थे, कहीं ना कहीं इनमें पृथकतावादी तत्वों का समावेश था। विस्तार से चर्चा करना काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए मैंने संक्षिप्त में बताया है कि इनके अंदर तत्व थे। इस प्रकार से जो कांग्रेस का जो धड़ा था, कांग्रेसी जो लोग, जो कांग्रेस के अलावा हम दूसरे दलों पर चर्चा करें तो जैसे हिंदू महासभा है, तो हिंदू महासभा के वीर सावरकर थे, तो इन्होंने भी एक तरीके से हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा अपने हिंदुत्व जो उनका पुस्तक है उसमें विचार रखा है हिंदू राष्ट्र का। और उसी प्रकार से और जो दल थे वो उनकी भी थोड़ी सी रूपरेखा जान ली जाए तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस तो कहीं ना कहीं से वो प्रमुख दल था, वो राष्ट्रीय आंदोलन को रेगुलेट कर ही रहा था शुरू से। अब इस चीज़ के अंदर हमको ये देखना था कि इतने सारे जो वैधानिक और नियम कानून थे उन सब में कहीं ना कहीं पृथकतावादी तत्व तो थे ही थे, लेकिन इसके साथ अंग्रेज़ों में जैसे आर्चबाल्ड की भूमिका है, थियोडोर वेक की भूमिका है। थियोडोर वेक ने जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो बाद में बना, जो कभी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, और सर सैयद अहमद खां जिसके फाउंडरों में थे, वैसे वो लॉर्ड लेटन के द्वारा जिसकी नींव रखी गई वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसका पूर्व में नाम था, वो आगे जाके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। उसी के प्रिंसिपल साहब थे थियोडोर वेक, जिन्होंने अपने विचारों से कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खां को ऐसी प्रेरणाएं दी, जो उनका जो राष्ट्रवादी स्वरूप था कहीं ना कहीं से वो बदलने लगा, और उनकी जो भूमिका है वो बाद में नकारात्मक होती चली गई। इस तरीके से आर्चबाल्ड, तो कुछ अंग्रेज जो एहुम जैसे अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस बनाई, तो आर्चबाल्ड जैसे लोग भी थे और थियोडोर वेक जैसे लोग भी थे, जो कहीं ना कहीं से मुस्लिम अतिवादी तत्वों को बढ़ावा दे रहे थे, या फिर मुस्लिमों को उस तरीके से जो राष्ट्रवादी या फिर राष्ट्रवाद को कमज़ोर करे ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो हमको ऐसे तत्वों को भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब इसी बिटवीन हम थोड़ा सा सामाजिक आर्थिक विश्लेषण भी कर लेते हैं कि सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में हम पाते हैं कि जो हिंदू समुदाय था, या फिर हिंदू समुदाय ही कह लो, जो मध्यम क्लास था, मिडिल क्लास था, जो एक तरीके से शिक्षित मध्यम वर्ग था, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसने अंग्रेज़ी साम्राज्य का उसी ने उठाया। किसान मजदूरों ने नहीं उठाया फ़ायदा। जो अंग्रेज़ी शिक्षित मध्यम क्लास था उसने ही साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएँ थी उनके तहत उनका फ़ायदा उठाया था। न्यायालय इत्यादि, विभिन्न प्रशासनिक पद, सरकारी नौकरियाँ। तो निश्चित तौर पर मुसलमानों की अपेक्षा इन लोगों का जो आर्थिक बैकग्राउंड था या जो आर्थिक स्तर था वो कहीं ना कहीं से ज़्यादा अच्छा था। इसी के चलते जो जमींदार थे, साहूकार थे, बनिए थे, जो ब्याजखोरी थी, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम कृषक भी त्रस्त थे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी थी जो कहीं ना कहीं से जो इस प्रकार के जो पृथकतावादी नेता थे, जो जिन्ना साहब थे, तो उन्होंने उन चीज़ों को उठाया और उन चीज़ों को आगे बढ़ के रखा, और कहीं ना कहीं से उस जनमानस को उस तरीके से संतुष्ट किया कि नहीं, एक दूसरा राष्ट्र होना या फिर मुस्लिम राष्ट्र होना आवश्यक है। हम अल्पसंख्यक नहीं, हमारी इतनी संख्या है कि हमारा राष्ट्र बन सकता है। तो कहीं से जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था तो वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब लेके आए। रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का, जो रहमत अली एक स्टूडेंट था, तो उन्होंने ये जो पाकिस्तान शब्द है
पाकिस्तान, तो P4 पंजाब हो गया, A4 अफ़गान जो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत था, K4 कश्मीर हो गया, और जो सिंध है वो भी शामिल है, और फिर जो बलूचिस्तान था उसका स्थान शामिल कर दिया और ये पाकिस्तान शब्द हो गया, इसका निर्माण कर दिया। लाहौर के 1940 के जो अधिवेशन में जिन्ना साहब ने पाकिस्तान का प्रस्ताव रख दिया, तो निश्चित तौर पर 1940 पे जाके ये बात मजबूत हो गई कि हाँ, कि पाकिस्तान बनेगा, या पाकिस्तान की रूपरेखा मुस्लिम लीग के मस्तिष्क में आ गई थी कि ये क्षेत्र रहेगा, ये जो क्षेत्र मुस्लिम बहुल है इसको पाकिस्तान या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की संभावना इन लोगों ने तैयार कर ली थी। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि कांग्रेस ने ऐसी क्या गलतियां की। तो सबसे पहले तो वो तुष्टीकरण की नीति थी, जो वो हर बार मुसलमानों से या मुस्लिम लीग से, मुसलमानों से नहीं सॉरी, मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने कभी भी संपूर्ण मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था नहीं माना एट लास्ट, क्योंकि बेबेल जब योजना प्रस्तुत हुई 1945 में, तब तक उन्होंने इसको मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था नहीं माना, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रवादी संस्था मानती थी और मुस्लिम प्रतिनिधि अपनी तरफ से भी भेजती थी। तो कहीं ना कहीं से ये वैचारिक मतभेद बड़ा था, और जिन्ना साहब इस बात पे थे कि हम मुसलमानों की जो प्रतिनिधि संस्था है वो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग से ही प्रतिनिधि चुने जाएं अगर मुस्लिम प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो एक तो ये चीज़ थी जो कहीं ना कहीं से कट्टरतावाद पे भी थी और प्रतीकतावाद पर आधारित थी। एक ये बात को जो समझौता हुआ था लीग और कांग्रेस का 1916 में, 1919 के अधिनियम में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उसको पलट दिया। पलटा तो क्या, लेकिन मुसलमानों को कांग्रेस से ज़्यादा संतुष्ट उन लोगों ने कर दिया, क्योंकि पृथक निर्वाचन का जो दायरा है वो मुस्लिमों को ज़्यादा सीटें आवंटित कर दी जनसंख्या की तुलना में। इसी प्रकार से साइमन कमीशन में, तो इस प्रकार से सारी जगह वो एक दाव खेलते गए और मुसलमानों को कांग्रेस की अपेक्षा ज़्यादा संतुष्ट करते गए। जहाँ लीग समर्थन करती वहाँ कांग्रेस विरोध करती है, जहाँ कांग्रेस विरोध करती वहाँ लीग समर्थन करती। हम देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव है, तो अगस्त प्रस्ताव को भी लीग समर्थन कर रही, मतलब एक तरीके से वो काउंटर करती है। तो जब करती है, जब अगर कांग्रेस ने मना कर दिया है तो डेफिनेटली वो अपनाएगी। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब सेना भेजी गई तो बिना पूछे कांग्रेस मंत्रिमंडल से, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया, तो जो लीग है वो अपने आप में मुक्ति दिवस, धन्यवाद दिवस के रूप में उस दिन को मना रही है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कांग्रेस और लीग के बीच में इतना जमावड़ा जो खाई थी वो हो चुका था कि निश्चित तौर पर साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। आगे हम देखते हैं तो इन्हीं चीज़ों पर, जैसे हिंदू महासभा के स्टेटमेंट्स, हिंदू महासभा जैसे संगठन थे जो सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे रहे थे, तो हिंदू महासभा का बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए तैयार हो रही थी। W.B. स्मिथ ने लिखा था कि अंग्रेजी साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत हुए आर्थिक विकास में जिन लोगों को लाभ पहुंचाया उनमें मुसलमानों की संख्या की तुलना में अपेक्षा हिंदुओं की संख्या अधिक थी। इसी प्रकार से जो 1877 में अंग्रेज़ महोदय लॉर्ड लिटन थे, तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज थी उसकी नींव डाली थी, फाउंडर थे। तो लिटन तो हमेशा विवादित रहे ही हैं और उन्होंने इस काम को भी बखूबी किया है, क्योंकि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, थियोडर बैक, आर्चबोल्ड, ये सांप्रदायिकता के नए जो खंभे थे जो आगे जाके मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा देने में इन लोगों की काफ़ी भूमिका रही है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो आज है वो कभी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, तो उस ज़माने में सांप्रदायिकता के लिए वातावरण तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा था। सर सैयद अहमद खां का जुड़ाव भी यहाँ से रहा। इसी प्रकार से कांग्रेस लीग समझौता आप लोगों से डिस्कस हो चुका है, और जो संवैधानिक प्रावधान थे जैसे 1909, 1919, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, सब, तो ये जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं पृथकतावादी विचार लिए हुए थी। और ये पृथकतावादी विचार कहीं ना कहीं पाकिस्तान
की मांग को प्रेरित कर ही रहे थे। साइमन कमीशन, थर्ड गोलमेज और कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट, इनमें पृथकतावादी तत्व थे। वीर सावरकर का स्टेटमेंट था जो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। अहमदाबाद अधिवेशन में कहा था उन्होंने कि भारत एक सूत्र में बंधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता, अभी तो यहाँ मुख्यतः दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम राष्ट्र। तो कहीं ना कहीं हिंदू महासभा थी, वो भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन कर रही है। लेकिन अब इन्होंने तो ये तो बताया नहीं कि मुसलमान कौन सा राष्ट्र बनाएंगे। तो लेकिन जो विचार है वो कहीं ना कहीं से है, तो उस चीज़ को हमें थोड़ा सा नोटिफाई करना है। कांग्रेस हमेशा से लीग से समझौता करने के लिए उत्सुक रहती थी, एक ये भी था। तो कांग्रेस का लीग समझौता हुआ। देखिए, तुष्टीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कांग्रेस ने स्वीकार किया। असहयोग खिलाफत का जो प्रश्न था उसका खिलाफत के प्रश्न को शामिल किया। मुसलमानों को साथ लेके चलने की नीति थी, कहीं ना कहीं इसे संतुष्ट करते रहे। CR फार्मूले में तो लगभग पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर ही लिया था। CR साहब ने ये जो प्रस्ताव नहीं मानने पर थोड़ा सा अपना कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था। और अंतरिम सरकार की जो अपंगता है, हम देखते हैं अंतरिम सरकार की अपंगता कि अंतरिम सरकार बनी 2 सितंबर 1946 को, तो उसको मुस्लिम लीग जो अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी, इतने अड़ंगे लगाए कि सरकार चल ही ना पाए। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस को दिखा दिया था कि अब हम तुम्हारे साथ रहने वाले तो हैं नहीं, और तुम हमको अगर साथ लेके चलना चाहते हो तो वो और बात है, लेकिन हम तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं हैं। वित्त विभाग उनके पास था, तो बाकी के जो सारे विभाग इधर उधर थे तो कांग्रेसियों के पास थे। कांग्रेसी मंत्री उस प्रकार से काम कर ही नहीं पा रहे थे। तो वो स्पष्ट हो चुका था कि ये नाव कब तक चलेगी, इतने छेदों वाली, कभी न कभी तो डूबनी थी। तो इसका मतलब उसी नाव में बैठो और उसी को डुबो दो। तो ब्रिटेन का दोहरा चरित्र लीग को बढ़ावा दे रहा था। क्रिप्स प्रस्तावों में अखंड भारत का जो सपना था वो छन छन कर दिया था। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, पार्लियामेंटो सुधार, ब्रिटेन का दोहरा चरित्र और कांग्रेस का संवैधानिक और अहिंसात्मक रवैया, हिंदू मुस्लिमों का ऐतिहासिक अलगाव, कांग्रेस की थकान और जिन्ना की ऊर्जा। कांग्रेस थक चुकी थी, संघर्ष करते करते कांग्रेस थक चुकी थी, लेकिन जिन्ना अभी ऊर्जावान थे और जिन्ना की जो हट थी वो अंततः बनी रही। और कांग्रेस जो सांप्रदायिक दंगे थे, जो विनाश से बेहतर विकास को समझते हुए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं से विभाजन को स्वीकार कर ही लिया। अंत में जो कांग्रेस के नेता हैं वो ज़्यादातर लोग विभाजन को स्वीकार कर लेते हैं। और अंग्रेज़ों के जो जल्दी प्रस्थान की जो घोषणा थी उसने भी कहीं ना कहीं से इस बात को, जो पार्टीशन हो जाए, विभाजन हो जाए, जल्दी में हो जाए, इस बात को बढ़ावा दिया। तो कहीं ना कहीं से ऐसी स्थितियां तैयार हो चुकी थी जो कांग्रेस, लीग और अंग्रेज जो सांप्रदायिक त्रिकोण था वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें निर्धारित कर चुका था कि अब साथ साथ रहना कम से कम मुनासिब नहीं है। हिंदू मुसलमान साथ साथ रह लेंगे और आज भी रह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लीग साथ साथ नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी अब ये निष्कर्ष और उस चीज़ की निष्कर्ष की बात है कि जो प्रॉब्लम थी हिंदुस्तान में, आज ही पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। तो क्या ये उन लोगों में शामिल थे? क्या इन लोगों ने विभाजन करवाया था? ऐसा कतई और कतई सत्य नहीं है, क्योंकि ये लोग तो तब भी यहीं थे और आज भी यहीं हैं, तो बराबर इस देश की मुख्य धारा में चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि जो लीग की हठधर्मता थी, काम विभाजन कांग्रेस और लीग के बीच में हुआ था। अंग्रेज सत्ता में थे, उन्होंने किया था, जनता ने नहीं किया था। अगर जनता ने विभाजन किया होता तो आज पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह रहे होते।
मतलब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं ऐसा सोचता हूँ। और कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता है वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। मानवता के विकास के लिए दोनों ही समुदायों को साथ में रहने की आवश्यकता है। परस्पर सहधर्मिता, तुम भी रहो हम भी रहें, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर रहना बहुत आवश्यक है। तो दोनों ही धर्मों में अच्छी बातें हैं, दोनों ही जो समुदाय हैं, ऐसा नहीं है कि किसी में कोई कमी है, दोनों अपने अपने तरीके से श्रेष्ठ हैं। अपनी संस्कृति को बनाए रखने का सबको अधिकार है। और कहीं ना कहीं से हम जब भारत विभाजन के कारणों की बात करते हैं तो इसमें कम से कम जनता को शामिल नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ अतिवादी तत्व होते हैं, वो दोनों तरफ ही होते हैं, एक हाथ से तालियां बजती नहीं हैं। किसी एक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना आसान नहीं है, क्योंकि भारत विभाजन के कारण कांग्रेस, लीग और अंग्रेज, ये जो तीन लोग थे, तीन पार्टियां थी। कांग्रेस जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लीग जो मुसलमानों की प्रिय संस्था बन चुकी थी, लेकिन क्या वास्तव में थी ऐसा? क्योंकि 1937 से पहले जो लीग का चरित्र था, और जो लीग में भी एक राष्ट्रवादी गुट था और एक पृथकतावादी गुट था, तो कहीं ना कहीं से जिन्ना की जो असंतुष्टता है, जिन्ना एक बार तो छोड़ रहे थे कि मैं वकालत ही कर लूँगा, ये राजनीति छोड़ देता हूँ। लेकिन जब अंग्रेज़ सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान लाए तो एक बार फिर खड़े हुए, तो फिर दोबारा खड़े हुए तो बैठे नहीं, और काम पूरा हुआ, विभाजन हुआ। लेकिन इस विभाजन के जो तीर हैं बरसों तक याद रखे जाएंगे, सदियों तक याद रखे जाएंगे। जब तक ये सभ्यता रहेगी, जब तक ये दो राष्ट्र रहेंगे, तब तक वो हिंसा, जो नोआखली, पश्चिम बंगाल, बहुत सारे जो दंगे हुए वो सब याद रखे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वही तो बात है कि वो जो दंगे हैं वो अमानुषिक अत्याचार था, वो बर्बरता थी। वो चीज़ें पहले भी उस सांप्रदायिकता को बनाए हुए थी, और कहीं ना कहीं से वही आगे उन चीज़ों को निर्मित करते हैं। लेकिन हम, इतिहास का काम है कि सुधार करें, तो अपनी जो स्वच्छ सोच है उसके साथ हम इन चीज़ों को मतलब अपनी जो सहअस्तित्व की संस्कृति है उसमें शामिल करें, और कुछ बेहतरीन और अच्छा प्रयास करते हुए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, भारत विभाजन के कारणों को मैंने बहुत संक्षिप्त तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें बहुत सारे तथ्य छूटे हों, कुछ एक तथ्य गलत हो भी सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत हैं, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो स्रोत है पढ़ने का, क्या पता वही गलत हो। तो गलतियाँ इंसान से हो सकती हैं, मशीन तो चलो इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो आप सब लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। ऐसी विचार के साथ मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।